मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की 3 खबरों में पहली खबर यह है कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 42 एयरपोर्ट है और उसमें 10 एयरपोर्ट बंद पड़े हैं। दूसरी खबर, क्या हुकूमत मुर्गी की कीमतें कंट्रोल कर पाएगी, ये क्या है। और तीसरी खबर, पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका और ज़्यादा ताकतवर होना शुरू हो गया है, ये क्या स्टोरी है। पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली तो हैरान कुन बात यह है कि हमारे पास 42 एयरपोर्ट हैं और 10 जो हैं वो नॉन ऑपरेशनल हैं और इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ये छोटे छोटे एयरपोर्ट्स हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हैं और ये तकरीबन 2002 से नॉन ऑपरेशनल है। और इसमें जो कॉस्ट आ रही है टोटल, ये 10 जो एयरपोर्ट्स हैं इसके ऊपर कोई 1.25 करोड़ के करीब जो है वो कॉस्ट आ रही है उधर एम्प्लॉइज रखने की। आई डोंट नो व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस कॉस्ट। और ये जैसे हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं और ये जो लिस्ट है ये हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल असम्बली में पेश की है। एक क्वेश्चन पूछा गया था उसके जवाब में। आपको ये नज़र आ रहा है कि 2002 से खुजदार का एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं है। मुजफ्फराबाद 2006 से, मुजफ्फराबाद इतनी बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसका एयरपोर्ट 2006 से ऑपरेशनल नहीं है। रावलाकोट वागेन कश्मीर में है, वो भी 2006 से ऑपरेशनल नहीं है। बन्नू 2002 से, पाराचिनार 2002 से, जिवानी ये बलूचिस्तान में साहिली पट्टी के पास है, जिवानी का एयरपोर्ट भी जो है 2004 से ऑपरेशनल नहीं है। और मारा का जो एयरपोर्ट है वो भी अगेन वहाँ पे वो पट्टी के ऊपर है, टूरिस्ट स्पॉट अच्छा बन सकता है, वो भी 2010 से नहीं है। सेवन शरीफ जहाँ पे लाल शाहबाज कलंदर साहब का उर्स होता है, वहाँ पे भी ये 2010 से ऑपरेशनल नहीं है, अगरचे वहाँ पे 18 एक फ़्लाइट्स जो ऑपरेशनल हुई है, मेरे ख्याल में वो उर्स के मौके के ऊपर हुई है। ज़ायरीन तो वहाँ पे जाते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इसको और इन्हेंस किया जाता। जो सिब्बी है उसका 2010 बलूचिस्तान में है सिब्बी। अच्छा, DI खान का भी 2021 से ऑपरेशनल नहीं है। जो 2002 से बन्नू का और DI खान का 2021 से, ये आसपास है। DI खान का तो ऑपरेशनल था, फिर बंद क्यों हो गया 2021 से। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हम आपको ये कुछ पॉलिसीज़ दिखा रहे हैं। जो हमारी एविएशन पॉलिसी है वो ना सिर्फ ये इन्विजिज करती है कि जो हमारे जो एयरपोर्ट्स हैं ये मल्टीपर्पज़ हो, ना सिर्फ ये इसके लिए इस्तेमाल हो जो पैसेंजर ट्रैफिक के लिए और कार्गो के लिए इस्तेमाल हो, बट टूरिज़म के लिए भी इनको इस्तेमाल होना चाहिए और छोटे जहाज़ वहाँ पे आप ऑपरेट कर सकते हैं। मसलन फ़र्ज़ किया मुजफ्फराबाद से अब नीलम वैली की तरफ इतना टूरिस्ट जाता है, लाहौर से आता है, कराची से आता है। अगर वहाँ से आप उनको फ़्लाइट की सहूलतें दे लें तो क्यों इनकम क्यों नहीं आ सकती। और क्यों हम जो है सिर्फ मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट के ऊपर ही जो हमारा ख़र्चा जो आ रहा है 16 लाख रुपए पर ईयर वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। देखिए ये टैक्स पेयर का मनी है, मुफ्त का तो नहीं है, तो इसको जनरेट करना चाहिए ना वहाँ पे ये सैलरीज के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं। आप वहाँ पे क्यों नहीं ये ऑपरेट कर सकते। इसके अलावा जो दुनिया के अंदर जो टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है, बैलूनिंग की एक्टिविटी होती है, ये भी एविएशन के अंदर ही आता है। इसी तरीके से पैराग्लाइडिंग होती है, जहाज़ों के ज़रिए जो आप वो थ्रो करते हैं, पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी होती है। टूरिज्म की एक्टिविटी बनाई जा सकती है। तो क्यों नहीं ये जो अथॉरिटीज़ हैं ये कोऑर्डिनेट करती हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ, टूरिज्म की अथॉरिटीज़ के साथ, और ये इस किस्म की एक्टिविटीज़ करके ये जो कॉस्ट आ रही है उसको रिवर्स किया जा सकता है। और कोई एंटरटेनमेंट की फैसिलिटी, अभी एंटरटेनमेंट क्या होती है, आप जाते हैं यहाँ पे और जो इस्लामाबाद है, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, इस्लामाबाद तो ये ईद की छुट्टियों में जैम हुआ होता है। आप जो है वो फिर फिल्टर इन करते हैं, बाइक्स वालों को नहीं जाने देते, फैमिलीज़ को जाने देते हैं मरी में, गलियात में या उस साइड के ऊपर। और वो वहाँ पे जाके क्या करते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सिनेमा नहीं है। वहाँ पे जाते हैं, ठंडी ठंडी हवाएं लेते हैं, बड़े बड़े दरख्त देखते हैं और उसके अलावा पहाड़ों को देखते हैं, माहौल बड़ा जी अच्छा हो गया। और उसके बाद चिकन खा खा के और ये जो आपके पैकेज फूड है वो खा खा के तो आप वो रिलैक्स करते हैं। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एडवेंचरस वहाँ पे एक्टिविटी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। हम वो ट्रैक्स के ऊपर गए हैं, मीरान जानी वाला ट्रैक हो गया या मुश्क
राजपुरी ट्रैक, ये जो नथिया गली के हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग के ऊपर जाते हैं, बिलीव मी वहाँ पे घोड़े हैं, घोड़ों की जो वेस्टेज है वो पूरे ट्रैक के ऊपर पड़ी होती है और आपको स्मेल, इतने स्मेली वो ट्रैक्स होते हैं। ठीक है वो बायोलॉजिकल है, सारा वेस्ट है वो खुद ब खुद हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट कोई थोड़ी सी केयर कर लें। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर इंटरनेशनल लेवल की सोफिस्टिकेशन नहीं है। सो ये जो एयरपोर्ट्स आपको डिफरेंट जगहों के ऊपर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ। और डेफिनेटली ये यहाँ पे बहुत सारे शहरों से जो लोग हैं बिजनेस के लिए आना चाहते हैं और दूसरी चीज़ें, उनको फैसिलिटी तो दें, कुछ अरसे उसको ऑपरेट तो करें उन तमाम चीज़ों को। हाँ, इसमें इन्होंने जो पॉलिसी है उसने डिफरेंट एयरलाइंस को ये कहा था कि वो सेकेंडरी जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे भी ऑपरेशनल एटलीस्ट 2 फ्लाइट्स वहाँ पे होनी चाहिए। तो वो जब नहीं हुई तो इन्होंने 2-3 एयरलाइंस जिसमें सियाल होगी, सरीन होगी या फ्लाई जिना होगी, इनको जुर्माने भी किए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई चीज़ जो है वो डेवलप नहीं हुई। सो ये टूरिज़्म का जो कंज्यूमर का काफ़ी आई थिंक कंसर्न होना चाहिए कि इन तमाम जगहों के ऊपर मैपिंग होनी चाहिए टूरिज़्म की, और यहाँ पे टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ शुरू करने के लिए ये छोटी छोटी फ़्लाइट्स जो हैं ये यहाँ पे ऑपरेशनल होनी चाहिए। गिलगित, स्कर्दू, चित्राल डेफिनेटली ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे फ़्लाइट्स, और हमने अभी सुना है कि चाइना की एयरलाइन भी जो है इन जो माउंटेन है इन एरियाज़ की तरफ वो ऑपरेशनल शुरू कर रही हैं। सो मे बी इंटरनेशनल जो एयरलाइंस है दे वुड आल्सो बी इंटरेस्टिंग इन ऑपरेटिंग द स्मॉलर ATR जैसे होता है, इस किस्म के एयरक्राफ्ट जो हैं इन डेस्टिनेशन की तरफ भी करें। सो टूरिज्म इज द बज़वर्ड, नॉट द कार्गो, नॉट द पैसेंजर। टूरिज्म की तरफ ये तमाम जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे भी कुछ हो सके। तो थोड़ा सा हमें सिक्योरिटी पैराडाइम, डेफिनेटली सिक्योरिटी पैराडाइम इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, लेकिन उससे निकल के जो ये कमर्शियल है, ये जो टूरिज्म है, उस पैराडाइम के अंदर आएंगे तो आपको काफ़ी सारी ये चीज़ें नज़र आएंगी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आएंगी। इसमें एक और एस्पेक्ट ये है, किसी ज़माने में मैं मुल्तान से आ रहा था इस्लामाबाद की तरफ, तो फ्लाइट पे जो लोग थे कम थे। मैंने PIA के एक ऑफिसर से पूछा यार नंबर क्यों कम है, उन्होंने कहा जी देवी शुरू हो गई है रोड के ऊपर तो लोग उस साइड के ऊपर जाते हैं। सो बहुत अच्छा नेटवर्क है रोडों का, और लोग जो हैं उन रोडों के ऊपर वो ट्रैवल करने को प्रेफरेंस करते हैं, बट स्टिल इट शुड नॉट बी यूज्ड एन एक्सक्यूज जो एयर ट्रैफिक है उसको इन्हेंस करने के लिए फर्दर टूरिज्म पर्पजेस। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। रमज़ान में जो मुर्गी की कीमत है वो बहुत बड़ा इशू बना हुआ था, और लगता था कि मुर्गी भी जो वो है मटन यानी छोटे गोश्त की कीमत के आसपास पहुंच गई है। ऑफ कोर्स बीफ तो ऑलरेडी ऊपर की साइड पे गया हुआ है। सो ये क्या स्टैंड अलोन ये फिनोमेना क्या है? रिसेंटली नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो बहुत पावरफुल कमेटी है फेडरल लेवल के ऊपर, जो SN इकबाल साहब हैं जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है, उन्होंने चेयर की है, और इसके अंदर तमाम प्रोविंसेस की भी रिप्रेजेंटेशन थी और की मिनिस्ट्रीज जैसे फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है वहाँ के भी ऑफिशियल मौजूद थे, और इन्होंने रिव्यू किया कि क्या है, क्या इश्यूज़ क्या है कि प्राइस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्यों नहीं चल रहा। सो बेसिकली जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो मैकेनिज्म है वो सप्लाई एंड डिमांड के अंदर वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जो मॉनिटरिंग है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से करनी होती है वहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो मिसिंग है, और उसका डाटा मिसिंग है। सो एक तो चीज़ इन्होंने ये की कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को उन्होंने ये कहा कि जो ये इवेंट्स होते हैं उससे पहले जो उसके जो है ना प्रोजेक्शंस करे कि 3 महीने तक वो क्या चीज़ होगी। सो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरा, पंजाब गवर्नमेंट ने एक इकदाम ये किया है कि ये जो मुर्गी है उसकी 2 किस्म की पहले प्राइसेस फिक्स की जाती थी। एक तो जिंदा मुर्गी की जाती थी, और एक जो है वो ज़िबा होने के बाद उसकी गोश्त की जाती थी। अब सिर्फ जिंदा मुर्गी की प्राइस जो है वो फिक्स की जाएगी, और उसमें यह भी कहा जाए कि अब क्योंकि गर्मियाँ हैं तो एटलीस्ट कोई 100 kg की अगर मुर्गी होती है, यानी एक मुर्गी नहीं काफ़ी सारी मुर्गी हैं जो बल्क में आप लेते हैं, तो उसके अंदर कोई 2-1 kg का वो फ़र्क पड़ता है, कम आता है। सो ये अब जिंदा मुर्गी क्या वो वहाँ पे
कीमत को वो फिक्स कर दिया गया है। जो फेडरल लेवल के ऊपर यहाँ पे डिसीजन हुआ है वो ये हुआ है कि आप जो है ना प्रमोट करें फ्रोज़न मुर्गी को। इशू ये आ रहा है कि जो ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे सब्जियां होगी या गोश्त भी इसके अंदर आता है, उसको प्राइस को स्टेबल करना, उसकी सप्लाई और डिमांड को स्टेबल करना ज़रा मुश्किल होता है। जब डिमांड बढ़ती है, जैसे अब बकरा ईद आ रही है, उसके लिए भी प्रोजेक्शन शुरू होगी है, तो आपके पास फ्रोज़न अगर पड़ा होगा तो आप ग्रेजुअली जो है वो पंप इन कर सकते हैं मार्केट के अंदर। इसी तरीके से जो सब्जियां होती है, सब्जियां हम डेफिनेटली फ्रेश सब्जी डेली की ख़रीदने के ऊपर प्रेफर करते हैं, लेकिन उसमें अब जो ये कमेटी है इसने डायरेक्ट किया है कि वो जो प्रोसेसिंग जो यूनिट्स उसको इन्हेंस करें और जो सब्जियां वो प्रोसेस होके आपको वो नज़र आए। सो आप वो फ्रीज कर सकते हैं और इस किस्म का जो वो प्रेशर पड़ता है प्राइस के ऊपर, आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से आनियन यानी प्याज की, टमाटर की जो कीमत है उसके ऊपर भी काफ़ी कंसर्न दिखाया जा रहा है कि वो क्या है। सो इन तमाम चीज़ों की मैपिंग करना ज़रूरी है। अब वो जो टमाटर है उसके पेस्ट की बात हो रही है, प्याज के पेस्ट की बात हो रही है। सो बेसिकली प्रोसेसिंग की। इसी तरीके से इनकी सप्लाई को इन्हेंस करने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये जो एक आपके पास जो ज़मीन है जहाँ पे आप कल्टीवेशन करते हैं उसको सिंगल क्रॉप के बजाय मल्टीपल क्रॉप्स के साथ करें या मिक्स क्रॉप के साथ करें, ताकि आपकी इनकम में भी इजाफा हो और सप्लाई भी जो है वो स्टेगनेंट हो। सो ये ब्रॉडर है, लेकिन इसमें कुछ फ़नी चीज़ें भी हुई हैं। जैसे एक बात ये हुई कि जो होलसेल और रिटेल प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कई जगह पे ये 20% तो एवरेज है, लेकिन ये कई जगह पे एक्सटेंड होके 100% तक चला जाता है। सो इसकी मॉनिटरिंग कैसे करें? तो CDA काफ़ी फ़नी चीज़ लेके गया। उन्होंने कहा जी हमें उन होलसेलर्स की लिस्ट देंगे जिन्होंने ये एक्सीड किया होता है और हायर प्रॉफिट करते हैं। भाई ये डाटा जमा करने वाली एजेंसी है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स। अगर ये इस किस्म के वो डाटा आपको देना शुरू कर दे नाम का, तो कोई इसको डाटा भी शेयर नहीं करेगा। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दोज थिंग्स। सो ये ओवरऑल यहाँ पे जनरेट हो रही हैं जो डिस्कशंस हैं जो नेशनल लेवल के ऊपर जनरेट हो रही हैं। तीसरी खबर ये है कि तनख्वाहदार तबके में जो इंडिविजुअल है वो 35% से लेके 45% तक टैक्स देते हैं। काफ़ी ह्यूज है और इसकी परसेंटेज जो है ये बढ़ती जा रही है। कोई 90% 2022 के फिगर से अब जो फिगर है ये कोई 90% इसके अंदर इंक्रीज हुई है। सो रफली सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जो तनख्वाहदार तबका है ये तकरीबन 20 लाख के करीब है। 20 लाख क्वाइट ए सब्सटेंशियल वन। और ये जो टैक्स पे कर रहा है ये 368 बिलियन रुपीस का टैक्स दे रहा है, यानी 370 बिलियन के आसपास, 370 अरब के आसपास का ये टैक्स दे रहा है। और इसके अंदर जो 88 अरब का जो टैक्स है वो बेसिकली ये मैं फिगर आपको कोट कर रहा हूँ जो हुकूमत पाकिस्तान ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नेशनल असम्बली में दिए हैं। वो जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है वो 5,26,056 जो हैं वो एम्प्लॉइज है, यानी 5 लाख के करीब गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉइज है। ये प्रोविंशियल हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए, फेडरल लेवल के एम्प्लॉइज, ये तमाम शामिल है जो टैक्स देते हैं। और टैक्स आपको पता है कि 50,000 से ऊपर जब इनकम होती है तो वो टैक्स देते हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वो कई 15-16 लाख के करीब हैं। सो ये जो है काफ़ी बड़ा प्राइवेट सेक्टर का भी है। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है टैक्स के अंदर 280 अरब रुपए की है, काफ़ी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन है। सो अब जो बात हो रही है, क्योंकि पिछली दफ़ा जो इन्होंने बर्डन डाला था ये इन्हीं लोगों के ऊपर डाला था, अब ये बात ये हो रही है कि बहुत सारे लोग जो है वो डॉक्यूमेंटेशन में आ गए हैं, यानी टैक्स फाइलर्स बन गए हैं। सो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने ये जो अगला बजट आ रहा है जो जून में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, उसमें हो सकता है कि ये तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ दिया जाए। देखें ये तनख्वाहदार बंदा वो देता है टैक्स, उसके बाद वो गैस के ऊपर भी टैक्स देता है, फिर वो बिजली के ऊपर भी टैक्स देता है, वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी टैक्स देता है, वो बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर भी टैक्स देता है, वो जो चीज़ें मार्केट से ख़रीदता है उसके ऊपर भी देता है, फिर GST भी देता है, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता है वहाँ पे भी टैक्स देता है। सो जो नेम इट, पहले हम देते हैं टैक्स,
दे के वो इनकम आती है तो पहले ही वो हलाल हो जाती है ना, उसके बाद भी फिर हमारा वो ख़त्म ही नहीं होता जो टैक्स देने का इंसिडेंस है। सो ये जो टैक्स ये जो तनख्वाहदार तबका है वो अपने आप को पावरफुल महसूस करे और डेफिनेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनको प्रेशराइज करें कि हमें जो है वो टैक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाए। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।